नमस्कार सभी साथियों को। हम लोग शुक्ल जी का प्रकरण 2 जो चल रहा था आदिकाल में, उसको हम ख़त्म कर लिए थे और आज हम तीसरे प्रकरण को पढ़ेंगे और ये देश भाषा काव्य करके है और इसी को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल भी कहा है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि शुक्ल जी ने किस प्रकरण को वीरगाथा काल कहा है। तो तृतीय प्रकरण जो प्रकरण 3 है उसको इन्होंने वीरगाथा काल से नाम से कहा है और यहाँ से देश भाषा काव्य। ठीक है, तो इनके प्रकरण जब हम पढ़ते हैं तो सामान्य परिचय, फिर हमने अपभ्रंश पढ़ा था, तो दूसरा जो प्रकरण आया था वो अपभ्रंश पे था और अब तीसरा प्रकरण जो है ये देश भाषा काव्य पर है और यहाँ पर इन्होंने नाम दिया है वीरगाथा काल। और वीरगाथा काल का समय है 1050 से लेकर के संवत 1050 से लेकर के 1375 का। तो पहले जो ये शीर्षक है आज प्रकरण 3 के रूप में, इसमें 2-3 तथ्यों को आप ध्यान रखेंगे कि आदिकाल जो हजारी प्रसाद ने आदिकाल नाम दिया है उसको शुक्ल जी ने अपने जो प्रकरणों में डिवाइड किया है। तो पहले प्रकरण को इन्होंने सामान्य परिचय में रखा है, दूसरा प्रकरण जो है वो अपभ्रंश में है और तीसरा जो प्रकरण है वो देश भाषा काव्य का है और इसी देश भाषा काव्य को इन्होंने वीरगाथा काल नाम से भी दिया है क्योंकि यहाँ से रासो ग्रंथ लिखे जाने लगे थे और जो वीरगाथात्मक वाली प्रवृत्ति थी वो ज़्यादा थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज प्रकरण 3 और आइए पढ़ते हैं। पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं वे संदिग्ध हैं। तो क्या कह रहे हैं, पहले भी इन्होंने बताया तो उसके आधार पे कह रहे हैं कि पहले कह चुके हैं कि जो प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त, अब जो प्राकृत की भाषा से मुक्त भाषा है ना वो इन दोनों में मिले हैं, जो काव्य मिले हैं। कह रहे हैं प्राकृत की रूढ़ियों से मुक्त जो भाषा में पुराने काव्य मिले हैं वो कौन है, कह रहे हैं विसलदेव रासो ये और पृथ्वीराज रासो हैं। पहले ऐसे ही पूछा जाएगा कि प्राकृत की रूढ़ियों से मुक्त भाषा के पुराना काव्य किसको कहा गया है, तो विसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो को। और ये जो आजकल मिलते हैं कह रहे हैं ये कैसे हैं, कह रहे हैं संदिग्ध हैं। कह रहे हैं इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी इसके बारे में मिला है संदिग्ध रूप में ही सही, लेकिन ये संदिग्ध सामग्री को लेकर के थोड़ा बहुत विचार इसमें कर सकते हैं, उसी पर हमें संतोष करना पड़ेगा और जो कुछ भी सामग्री हमको मिली है इसी में हमको संतुष्ट भी होना रहेगा। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। अब अनुमान लगा रहे हैं शुक्ल जी कि जो कुछ भी उस समय मिला है उसके आधार पर इतना तो हमको ज्ञात हो जाता है कि जो प्राकृत पढ़े पंडित थे केवल यही कविता नहीं करते थे, जनसाधारण में जो जनसाधारण थी, सामान्य जनता थी, इनकी बोली में गीत दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे। देखिए ये सब कयास लगा रहे हैं कि अगर जो प्राकृत पढ़े पंडित कविता कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो जनसामान्य है, जनसाधारण में भी वही भाषा चल रही होगी। भले ही जो प्राकृत पढ़ जैसे पंडित लोग हैं ये राज दरबारों तक पहुँच गए होंगे, लेकिन जो जनसाधारण है जो नहीं पहुँच पा रही है इनके बीच भी उस तरह के काव्य रचनाएँ हो रही होंगी। कह रहे हैं पंडित लोग गंवारू समझते रहे और इनके जो ये कविता गीत या दोहे हैं जो पंडित लोग हैं ये इनको गंवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी और इन्हीं जनसाधारण से कुछ कविताएं ऐसी भी रही होंगी जो राजसभा तक भी पहुंची होंगी। राजा भोज जस मूसर चंद कहने वाले के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। तो अब शुक्ल जी कह रहे हैं कि राजा भोज जस मूसर चंद कहने वालों के सिवा देश भाषा के सुंदर जो भाव भरी कविताएं हैं वो भी वहाँ पे अवश्य ही रही होंगी। राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति श्रृंगार आदि विषय प्राय दोहों में कहे जाते थे और वीर रस के पद्य छप्पई में। तो इस समय जब ये राजसभाएं चलती थीं तो इन सभाओं में जो नीति और श्रृंगार, ध्यान रखिएगा राजसभाओं में जो नीति श्रृंगार आदि के विषय में चीज़ें पढ़ी जाती थी वो किस में रहती थी, दोहे में पढ़ते थे। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आप रीतिकाल में बिहारी जी के दोहे भी याद कर सकते हैं। तो ध्यान में रहेगा श्रृंगारी कवि के रूप में जाना जाता है
और उनके जो दोहे मिलते हैं सारे श्रृंगारिक थे। तो अब यहाँ जब हम वीरगाथा काल पढ़ रहे हैं तो जो राज दरबारों में जिस तरह का नीति और श्रृंगार से संबंधित जहाँ बात आएगी तो उसको भी ध्यान में रखिएगा कि वो दोहों में होगा, क्योंकि श्रृंगारिक वर्णन के लिए आ रहा है। जहाँ वीर रस से आएगा, जहाँ वीर रस की प्रधानता तो दिखाया जाएगा, तो ये छप्पई में किया जाता था। ठीक है, तो वीरता में ओज रहता है, तो ये ओज जो होता था ये छप्पइयों में देखने को मिलता था और ये पद्य रहते थे। राज्याश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ करते थे। अब ये जो राज्याश्रित कवि, अब किसी न किसी कोई ना कोई कवि अपने पेट के भरण पोषण के लिए राजा के आश्रय में रहते थे और वहीं पे गाते थे, उनके शौर्य पराक्रम का वर्णन करते थे। तो जो राज्याश्रित कवि राजाओं के शौर्य पराक्रम का, प्रताप का वर्णन करता था, तो किस रूप में करते थे? तो एक अनूठी उक्तियों के माध्यम से रहते थे। ध्यान रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है कि जो राज्याश्रित कवि रहे हैं वीरगाथा कालीन, तो वो अपने राजा का शौर्य पराक्रम का वर्णन किस रूप में करते थे? तो अनूठी अन्योक्तियों के रूप में करते थे। साथ ही एक और काम करते थे। एक काम ये करते थे कि वीरोल्लास भरी कविताएं करते थे। और इसको तोड़ लीजिए, वीर धन उल्लास भरी, यानी कि वीरों को उल्लासित करने वाली, उनको और उत्साहित करने वाली ये कविताएं करते थे। तो ऐसी कविताएं करने से वीर जो होते थे वो लड़ाई में और अधिक उत्साह भरते थे। ऐसे राज्याश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। अब ये कह रहे हैं, देखिए 2 बातें ध्यान में रखनी है। जनसाधारण कर रही है, लेकिन उनके रचनाएं रक्षित नहीं हो पा रही हैं। वो कोने कोने में पड़ी होंगी। अगर अच्छे से अच्छा कवि भी होगा, वो जनसाधारण का है, उसकी राजसभाओं तक पहुंच नहीं है, तो वो क्या हो रहा है, ऐसे इधर उधर पड़ी होंगी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे राज्याश्रित कवि की रचनाओं के रक्षित रहने की का अधिक सुविधा था। यानी कि उस समय क्या होता था, जब कोई कवि, राज्याश्रित कवि अच्छा लिखता था, तो राजा के द्वारा ही वो अपने संग्रहालय में उनके द्वारा लिखे गए वो चीज़ों को संग्रहित किया जाता था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी, और जो राजा उस समय रहता था उनकी पुस्तकालयों में इनके द्वारा लिखी हुई जो पुस्तकें मिलती थीं वो रक्षित थी। और ये भाट शब्द होगा, भाट चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। तो जो भाट और चारण रहते थे ना, तो इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, चारण कवि और भाट में थोड़ा सा अंतर भी होता है। भाट कवि वो होते हैं ना जो रणभूमि तक जाते थे, और चारण वो होते तो जो राजा के ही आश्रय में रहा करते थे। तो इनमें थोड़ा सा अंतर भी है। और ये क्या करते थे, जीविका के विचार के आधार पे, अगर उनके घर की परंपरा है और ये जीविका का विचार इन कवियों के, जो भाट और चारण वही होते थे जो राजा के आश्रय में रहते थे, और इनके अंदर जो जीविका का विचार था कि आगे जा कर के मेरे उत्तराधिकारी भी इस राज्याश्रित कवियों के साथ जुड़ेंगे, तो ये सोच करके ये क्या करते थे, अपने ग्रंथों को अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ाते थे। उत्तरोत्तर भट्टाचारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेरफार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रक्षित परंपरा, अब देखिए, उत्तरोत्तर भट्टाचारणों की परंपरा में चलते रहने से उसमें फेरफार भी बहुत कुछ होता रहा। यानी कि जो मूल प्रति लिखी गई है उसमें भी धीरे धीरे, जैसे ये परंपरा उत्तराधिकारी वाले जो था, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जोड़ दी जाती थी, कह रहे हैं, तो बदलाव भी आता है। जैसे एक मूल कवि है ना, तो बहुत जगह आप शुक्ल जी की पुस्तक में पढ़ते होंगे कि ये बाद की जोड़ी हुई जान पड़ती हैं, ये तथ्य बाद के जोड़े हुए मिलते हैं। जैसे एक हुक्के का वर्णन आया है, तो कहते हैं कि जिस समय ये पुस्तक लिखा गया है उस समय अमीर खुसरो या किसी के उसमें बताया है कि उसमें हुक्का नहीं होता था। हुक्का तो बाद में जब विदेशी लोग आने लगे उस समय वो आया था। शायद अमीर खुसरो की ही कोई पहेली है। तो आप ही सोचिए, जब अमीर खुसरो थे उस समय हुक्के के बारे में चर्चा होना असंभव सी बात है, लेकिन ये सब जोड़ी जा गई मान पड़ती हैं। तो इसी तरह कह रहे हैं कि इनकी जो परंपरा थी, वो परंपरा जो मूल पुस्तक थी उसको थोड़ा सा बदलाव में ला देती थी। उसमें कोई चीज़ें हेर फेर हो जाता था, यानी कि कुछ नए तथ्य जब नए के सामने आता था तो वो चीज़ें भी उसमें जुड़ जाती थी।
इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह वीरगाथा काल कहा जाता है। तो अब शुक्र जी क्या कह रहे हैं, जो भी रक्षित सामग्री हमको जो प्रारंभिक काल में मिली है कह रहे हैं, और उन्हीं प्रारंभिक सामग्री के आधार पर ही मैंने इसको वीरगाथा काल कहा है। और बताया है इन्होंने, जब हम इनके संस्करण या उनके बारे में भूमिका वगैरह बांध रहे थे तो वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि इन्होंने किस तरह से मैंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। तो एक ग्रंथ की प्रचुरता के, एक ग्रंथों की जो उपयोगिता है, प्रचुरता है, प्रसिद्धि है ग्रंथों की, उसके आधार पर कहा था। और एक उनकी जो संख्या है, अमाउंट उनका जो, जितनी संख्या उनकी ज़्यादा है उसके आधार पर तो बोलते हैं कि ये दो चीज़ें जब थी वहाँ पे, उसके आधार पर मैंने इसको वीरगाथा काल नाम दिया। अच्छे से बताए हुए हैं शुरू में ही। आगे देखिए, भारत के इतिहास में यह वह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार हो रहे थे। अब ये पृथ्वीराज के मतलब रासो साहित्य वीरगाथा काल के उस समय की बात हो रही है जब मुस्लिम्स का भारत पे आक्रमण हुआ था। तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि मुसलमानों का हमला कहाँ से हुआ था, तो ये उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार हो रहे थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिम प्रांत के निवासियों को सहने पड़ रहे थे। अगर ये उत्तर पश्चिम की ओर से हमले कर रहे हैं तो कौन सा प्रांत ग्रसित होगा, तो पश्चिम प्रांत के निवासी ही इनके जो धक्के हैं, जो कठिनाई हैं वो सह रहे थे, जहाँ हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। और इन्हीं पश्चिम जो प्रांत हैं वहीं पर हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य भी प्रतिष्ठित थे, क्योंकि पहले जब तक मुसलमान नहीं आए थे तो यहाँ पे राजा वाली परंपराएं चलती थी, और बड़े बड़े हिंदू राजाओं के जो राज्य प्रतिष्ठित थे वो कहाँ थे, तो पश्चिम प्रांत में थे। अब देखिए, गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर, अब जो अंतिम राज्य था जब मुसलमानों का यहाँ आक्रमण हुआ था, तो गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। तो अंतिम में जब इनका आक्रमण हो रहा था उस समय गुप्त साम्राज्य ध्वस्त हुआ था। तो गुप्त साम्राज्य ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी संवत 704 में। इसके बाद क्या था, भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र था। तो हमें ये याद रखना है कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी तो कौन सा क्षेत्र बल वैभव का केंद्र था, तो भारतीय पश्चिमी भाग जो था वो ही बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अनहलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियाँ उधर ही प्रतिष्ठित थी। तो ये प्रश्न बन सकता है कि कन्नौज, अजमेर, अल्हाड़ा, ये भी पूछा जा सकता है कि प्रतिष्ठित राज्यों में पश्चिम में कौन कौन राजधानियाँ प्रतिष्ठित थीं, तो कन्नौज, अजमेर और अनहलवाड़ा, ये तीन बड़ी बड़ी राजधानियाँ प्रतिष्ठित है। और कहाँ थी ये, पश्चिम के साइड को, ठीक है। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी। तो कहाँ की भाषा उस समय शिष्ट मानी जा रही थी, तो पश्चिम की भाषा शिष्ट मानी जा रही थी, और कवि चारण आदि उसी भाषा में रचना कर रहे थे। तो पश्चिम की भाषा थी वो अगर शिष्ट मानी जा रही थी तो पश्चिम की भाषा को ही जो चारण या भाट कवि हुए थे ये लोग उसको प्रयोग कर रहे थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ था। अब शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो प्रारंभिक काल में हमें साहित्य मिलता है वो उसका आविर्भाव भी पश्चिमी भूभाग में ही हुआ है। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। अब यहाँ पर उन्होंने स्वीकार किया है कि यह स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं कि पश्चिमी भूभाग की जनता, उसी भूभाग से तात्पर्य है पश्चिमी भूभाग की जनता की जो चित्तवृत्ति मतलब मन की जो उनकी वृत्ति है उसकी छाप जो है साहित्य में देखने को मिले। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्निहित हो गई थी और खंड खंड होकर जो घेरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। ऐसे ही होता है जब कोई प्रभुत्व वाला राजा अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके उपरांत जो छोटे छोटे राजा लोग जो होते हैं तो उनमें थोड़ा बहुत आक्रमण वाली भावनाएं आ जाती हैं, एक से एक को हराने वाली प्रवृत्ति आ जाती है। तो यही कह रहे हैं कि जब हर्षवर्धन के उपरांत साम्राज्य भावना जो थी वो अंतर्निहित हो गई थी और खंड खंड होकर मतलब टूट गई थी और टुकड़े टुकड़े होकर के घेरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य। तो ये पूछा जाएगा ना कि हर्षवर्धन के बाद जो ये था क्या कहते हैं
खंड खंड होकर ये इनका जो साम्राज्य था वो किन राजपूत राज्यों में प्रतिष्ठित हुआ था, तो गहरवार, चौहान, चंदेल, परिहार, ये 4 नाम ध्यान में होने चाहिए। गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार। और ये राजपूत राज्य पश्चिम की ओर ही प्रतिष्ठित थे। वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। और ये चारों जो ये गहरवार, चौहान, चंदेल थे, ये अपनी प्रतिष्ठा के लिए, ठीक है, अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए, इनके वहाँ पे कोई चीज़ के लिए लड़ाई नहीं होती थी कि उससे धन वैभव प्राप्त करना है या उससे नहीं, केवल अपनी प्रभाव की वृद्धि के लिए ये लड़ते थे। ध्यान रखिएगा, ये क्यों लड़ते थे? धन वैभव के लिए लड़ते थे ये राजा लोग, या किस लिए लड़ते थे? तो केवल प्रभाव में वृद्धि के लिए आपस में लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए ये यूँ ही मौन ली जाती थी। अब इनको यही दिखाना था कि तुमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, वो राजा ज़्यादा ताकतवर है या दूसरा राजा ताकतवर है। तो कुल मिलाकर के इन राजाओं में जो आक्रमण होता था वो केवल वीरता को प्रदर्शन करने के लिए कि किससे ताकतवर राजा कौन है, यानी कि शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए ये लड़ाई मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहे, और साथ में ये तो जान ही रहे हैं कि उत्तर पश्चिम से मुसलमानों का हमला भी हो ही रहा था। राजा तो लड़ ही रहे थे और बीच बीच में जो मुसलमान थे उनका भी आक्रमण हो ही रहा था। सारांश यह कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था। अब कुल मिलाकर के सारांश में शुक्ल जी ने जितना भी हम पढ़े अभी तक उसका एक निचोड़ तथ्य बता दिया है कि जब हमारा हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है तो वो कैसा युग था? लड़ाई भिड़ाई का युग था वो। अब वो लड़ाई भिड़ाई उन्होंने बता दी किस तरह से हुई थी। गुप्त साम्राज्य का अंत हुआ था, हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, साम्राज्य के लिए जो राजपूत वंश थे उनमें बंटवारा खंड खंड होकर के इनमें बट रहा था वो, और उसी समय मुसलमानों का आक्रमण भी हो रहा था। ऐसी स्थिति देश की हो रही थी। तो इस कारण शुक्ल जी कहते हैं कि जब हिंदी साहित्य भी अपने प्रभुत्व में आ रही थी या उसका अभ्युदय हो रहा था तो वो कैसा युग था? लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था, और सब बातें पीछे पड़ गई थी। महमूद गजनबी मृत्यु संवत 1087 के लौटने के पीछे गजनबी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहता था और वहाँ से लूटमार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतर राजपूताने पर चढ़ाइयाँ हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। अब क्या कह रहे हैं? सबसे पहले यहाँ गुजरात लूटने में महमूद गजनबी का बड़ा हाथ है ना। तो महमूद गजनबी इनकी मृत्यु संवत 1047 में हुई थी, और ये लूटपाट करने के उद्देश्य शायद भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का इनका उद्देश्य नहीं था, केवल लूटपाट के लिए भारत में आते थे और लूटपाट करके चले जाते थे। तो यही कह रहे हैं कि महमूद गजनबी के लौटने के पीछे जब ये लौट गए थे अपने तरफ को, तो इनका सुल्तानों का एक हाकिम था, ठीक है। महमूद गजनबी जो सुल्तान है, ये गजनबी महमूद गजनबी का एक हाकिम था। उस हाकिम का नाम क्या था? जो हाकिम था ये हाकिम ही नाम से है कि इनका एक ये जो गजनबी सुल्तानों का एक हाकिम था, ये लाहौर में रहता था, लाहौर में रहा करता था, और वहाँ से लूटमार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों विशेषतर राजपूताने पर चढ़ाइयाँ हुआ करती थी। तो महमूद गजनबी का एक हाकिम था जो लाहौर में रहता था। यहीं से क्या करते थे ये लोग? लूटमार के लिए भिन्न भिन्न भागों पर जैसे राजपूताने पर चढ़ाइयाँ करते थे, और इन जो चढ़ाइयाँ इनके द्वारा ये गजनबी या इनके हाकिमों के द्वारा जो की जाती थी, इसका वर्णन कहाँ है? कह रहे हैं फारसी तारीखों में नहीं मिलता है, कह रहे हैं। और ये वर्णन जो मिलता है किस में मिलता है? संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में। सॉरी, थोड़ा सा फाइल बंद हो गई थी। हाँ, तो फिर क्या कहते हैं कि जो ये इनके लूटपाट या इनकी चढ़ाइयों का जो वर्णन होता था ना, ये फारसी तारीखों में नहीं मिलता था। अब महमूद गजनवी है, बाहर से आते हैं तो इनकी तारीखें होती हैं, तो फारसी तारीखों में इनकी चढ़ाइयों का कोई वर्णन नहीं है, कह रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में इनका वर्णन मिलता है। अब ये जो बाहर से आने वाले हैं महमूद गजनवी या हाकिम लाहौर, ये जब आए थे लूट मार के लिए देश में, तो इनका जिक्र इनकी चढ़ाइयों का, भारत पे चढ़ाइयों का या राजपूतों पर चढ़ाइयों का जो वर्णन है, ये इनके फारसी तारीखों में नहीं है, बल्कि संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में इनका
आना मिलता है कह रहे हैं। अब यहाँ गलत हो सकता है ना, झट से महमूद गजनवी या हाकिम के राजपूतों पर चढ़ाइयों का जो वर्णन है वो किस में मिलता है, अगर ऐसे पूछा जाए ना तो फ़ारसी तारीख उसमें ऑप्शन होगा तो हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित यही सही लग रहा है। जबकि इसमें आंसर क्या है, संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में इनकी चढ़ाइयों का उल्लेख है। फिर क्या आगे देखिए, सांभर यानी कि अजमेर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अब जब भी मुसलमान लड़ाइयाँ करने के लिए आते थे ना, तो जो सांभर है, अजमेर है, यहाँ के चौहान राजा थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक एक तथ्य महत्वपूर्ण है। तो जब ये आक्रमण करने के लिए आ रहे थे, तो सांभर यानी कि जो अजमेर में सांभर नामक स्थान है, यहाँ के चौहान राजा हुए थे दुर्लभ राज द्वितीय। ध्यान रखिएगा, जब मुसलमान पहली बार आ रहे हैं तो सांभर जो अजमेर में है, यहाँ के चौहान राजा थे। तो वहाँ हम पढ़ते हैं ना, अजमेर में चौहान वंश, बाद में पृथ्वीराज चौहान तक ये लोग जाते हैं। तो वहाँ पर चौहान राजा जो थे वो दुर्लभ राज द्वितीय थे। और ये जब दुर्लभ राज द्वितीय ने मुसलमानों से युद्ध किया और ये मारे गए थे, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखिएगा, पहले दुर्लभ राज, ठीक है, इन्हीं की केवल मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया, और बाद में जो अजमेर शहर है ना, जैसे सांभर अजमेर कह रहे हैं, तो ये एक प्रश्न यहाँ पे बन रहा है कि अजमेर किसने बसाया था, तो अजय देव ने। इसमें अजमेर में भी अज शब्द आ रहा है और यहाँ अजय देव के नाम में भी अज शब्द आ रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अजय देव ने अजमेर को बसाया था, ठीक। और इन्हीं अजय देव ने, जिनने अजमेर को बसाया था, इन्होंने मुसलमानों को बाद में परास्त किया था। अब अजय देव जो थे, इनके पुत्र हुए थे अर्णोराज, जिनको आना भी कहते हैं, ठीक है। अजय देव के पुत्र हुए थे अर्णोराज। इनका एक नाम आना भी मिलता है। पूछा जा सकता है कि अर्णोराज किसके पुत्र थे, तो अर्णोराज नाम से ही उनके पिता का नाम है, तो अजय देव के पुत्र थे। अर्णोराज का दूसरा नाम क्या मिलता है, तो अर्णोराज का दूसरा नाम आना मिलता है। तो अर्णोराज के समय मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघ कर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब आना सागर है, ठीक है। अब देखिए, दुर्लभ राज के समय युद्ध हुआ मुसलमानों का, दुर्लभ राज तो मारे गए सांभर के। इसके बाद एक यहाँ पे अजय देव हुए थे राजा के रूप में, और अजय देव ने ही अजमेर को बसाया था, और इन्होंने क्या किया था, मुसलमानों को पराजित किया था। लेकिन कुछ समय तक वहाँ पे शांति रही। फिर क्या हुआ था, जो अजय देव के पुत्र अर्णोराज हैं, इनके समय में फिर से मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया था, फिर से मतलब आ गई थी। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो मुसलमान थे वो अर्णोराज के समय पुष्कर की घाटी को लांघ करके उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां आना सागर है। ये आना सागर के पीछे हम बाद में अभी एक कहानी जुड़ती है कि पुष्कर की घाटी लांघकर जब ये आना सागर जहाँ पे अभी है, उस स्थान पे अर्णोराज ने क्या किया था, मलेच्छों को मारा था, और इससे क्या हुआ था, वहाँ मलेच्छों का यानी कि मुसलमानों का वहाँ पे खून गिर गया था। और उस जगह को अपवित्र समझकर कि यहाँ इस तरह से रक्तपात हो गया है, उसको अपवित्र समझकर अर्णोराज ने वहाँ पे आना सागर एक तालाब बनवाया था, जो आना सागर नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो इसीलिए इनका नाम अर्णोराज से आना भी पड़ा है। आप ऐसे भी इसको याद रखेंगे। आगे देखिए, अर्णोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। जब अब यहाँ एक प्रश्न बन सकता है ना कि मुसलमानों ने पुष्कर की घाटी लांघ कर किस राजा के समय में पुष्कर की घाटी को लांघ कर ये लोग आए थे मुसलमान, तो राजा अर्णोराज के समय में आए थे। तो यहाँ पे जो अर्णोराज होते हैं वो सेना का, जो मुस्लिम सेना है उसका संहार करती हैं और बड़ी भारी विजय प्राप्त करती है। यानी कि इनके पिता ने, अजय देव ने भी मुसलमानों को भगाया रहता है, उनको भी परास्त करके भगा देते हैं। बाद में पुत्र अर्णोराज आते हैं तो ये भी उनको परास्त कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, अर्णोराज के समय सेना का क्या हुआ था, पूरी तरीके से संहार हुआ था। आगे देखिए, वहाँ मलेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था।
कहाँ पे, जो पुष्कर की घाटी को लांघ करके जो क्षेत्र आता है वहाँ पे क्या हुआ था, मुसलमानों का रक्त गिरा था। इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर, ये देखो जब कहीं पे खून वून गिर जाएगा तो हमें भी थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि ये स्थान पे इस तरह से कोई मारा गया है, ये हो गया है। तो उस समय उनको भी वो स्थान लगा कि यहाँ पे बहुत सारा खून बह गया है और मुसलमानों का रक्त इसमें गिर गया है, और उसको अपवित्र मानकर इन्होंने क्या किया था, एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो आना सागर कहलाया था। तो अर्णोराज का नाम ही आना भी है, ये हमको ध्यान रखना है। और जब वह स्थान जो कौन सी घाटी है उसको आप ध्यान रखेंगे, पुष्कर की घाटी। तो पुष्कर की घाटी के जो क्षेत्र है वहाँ पे जा कर के इन्होंने एक तालाब बनवाया था जहाँ पे मलेच्छों का रक्त गिरा था, और उसको अपवित्र जानकर इन्होंने आना सागर तालाब वहाँ पे बनाया था। आना के पुत्र विशल देव, अब जुड़ रही है कड़ी कि विशल देव तक हम कैसे पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो अब दुर्लभ राज ने शासन किया, वो मारे गए थे। फिर अजय देव आए थे जिन्होंने अजमेर बसाया था, उनका पुत्र अर्णोराज आया था जिन्होंने आना सागर बनाया था पुष्कर की घाटी के पास। और फिर अर्णोराज के पुत्र हुए थे विशल देव। ये आना शब्द आया ना, आना किसका नाम है हमने पढ़ा है, अर्णोराज का नाम है। और आना के पुत्र विशल देव, जिनको विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है, के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ाई थी। अब पिता ने एक जैसे अजय देव ने रोका, उन्होंने तो केवल परास्त किया था। फिर पुष्कर की घाटी पे आए तो इन्होंने बहुत बड़ा संहार किया, खून गिर गया था, वहाँ आना सागर बना दिया। अब जब बेटा, उनका भी बेटा विशल देव या विग्रहराज चतुर्थ आए तो उनके समय भी क्या हुआ था, किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ाई थी। तो ये ध्यान रखना है, किशनगढ़ राज्य तक किसके समय में मुसलमान सेना चढ़ाई थी, तो विशल देव यानी विग्रहराज चतुर्थ के समय तक चढ़ाई थी, जिसे परास्त कर विशल देव आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। और विशल देव ने और भी बड़ा काम किया। ये क्या किया, आर्यावर्त से मुसलमान को निकालने के लिए उत्तर की ओर चले गए। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए। और जब ये उत्तर की ओर आए तो इन्होंने दिल्ली और झांसी के प्रदेश, पूछा जा सकता है कि विशल देव ने कौन कौन से प्रदेश अपने राज्य में मिलाए थे, तो दिल्ली और झांसी अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया, और वहाँ से इनको मुसलमानों को बाहर करने में सफल हुए। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए विशल देव की विक्रम संवत 1220 के लेख में पाया जाता है। अब इसका प्रमाण भी मिलता है कि इन्होंने आर्यावर्त से मुसलमानों को भगाया था या निकाल दिया था, ये एक लेख में मिलता है, कह रहे हैं। तो ये लेख किस में है, अगर ऐसे प्रश्न बनता है ना कि विशल देव ने मुसलमानों को आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से निकालने का उल्लेख किसमें मिलता है, तो दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर, अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए विशल देव के विक्रम संवत 1220 के लेख में पाया जाता है। यानी कि इस शिवालिक स्तंभ पर विशल देव ने एक लेख खुदवाया है, उसी में इसका पता चलता है कि इन्होंने बड़े आर्यावर्त के बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया था। ठीक है, कहाँ पर है, शिवालिक स्तंभ केवल ध्यान रखना है, और विशल देव याद रखना है कि विशल देव ने खुदवाया था। शहाबुद्दीन गौरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई संवत 1287 के पहले भी गौरियों की सेना ने नाडौल पर धावा कर दिया था। तो कह रहे हैं शहाबुद्दीन गौरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई के पहले भी गौरियों की सेना ने नाडौल पर धावा किया था। तो शहाबुद्दीन ने जब पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई की थी, उससे पहले ही जो गौरी आए थे, इनकी सेना ने नाडौल पे धावा किया था, कह रहे हैं। तो नाडौल पर धावा किसने किया था, गौरियों ने। ठीक है, जैसे शहाबुद्दीन गौरी तो पृथ्वीराज के समय पर चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वीराज से पहले जो राजा हुए थे उस समय भी क्या कह रहे हैं, गौरियों की सेना ने नाडौल पर धावा किया था, पर उसे हार कर लौटना पड़ा था। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे। तो यही कह रहे हैं, जब पृथ्वीराज की मृत्यु भी हो गई थी, जब वो मारे गए थे, तो
दिल्ली और अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था। और पीछे क्या कह रहे हैं कि बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा हुए थे, लेकिन ये नहीं था कि भले ही पृथ्वीराज मारे गए थे, लेकिन उसके बाद राजपूताने में बहुत सारे स्वतंत्र हिंदू राजा हुए थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हम्मीरदेव हुए थे। तो पहले जो स्वतंत्र राजा हुए थे कह रहे हैं जो मुसलमानों से लड़ रहे थे, उनमें सबसे प्रसिद्ध जो राजा थे वो प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हम्मीरदेव हुए थे। नाम ध्यान रखना है, ठीक है। राजपूताने में पहले पृथ्वीराज के समय में उनकी मृत्यु के बाद पहले ये कौन थे, पहले राजा कौन थे, तो शुक्ल जी बता रहे हैं कि इनमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हम्मीरदेव हुए थे जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में थे। अब ये भी स्पष्ट हो गया है ना, पृथ्वीराज के बाद कौन से राजा थे, तो हम्मीरदेव। इनको हमें याद रखना कि हम्मीरदेव हुए थे। और ये किसकी वंश परंपरा में थे, तो हम्मीरदेव पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने उन्हें कई बार हराया था। सारांश यह कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। तो यही बता रहे हैं सारांश, मतलब संक्षिप्त रूप में अगर इतना जानना है कि मुसलमानों को हराने के लिए जो हिंदू राजा हुए थे लगातार लड़ते रहे थे, डटे हुए थे। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। अब कह रहे हैं राजा भोज को हम लोग जानते हैं ना कि काफ़ी दानवीर थे, वो उनकी दानशीलता का बहुत बड़ा वर्णन मिलता है। तो शुक्ल जी उन्हीं को कह रहे हैं कि राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवि क्या करते थे, वो उनकी दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करते थे और राजा से बहुत सारी राशि भी प्राप्त कर लेते थे। तो जो उनका काम केवल यही था कि आप दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करो और पैसे कमाओ, अपनी आजीविका का साधन बनाए हुए थे। तो उसी चीज़ को कह रहे हैं कि लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपया पाने वाले कवियों का समय बीत चुका है, कह रहे हैं। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। अब जो शास्त्रार्थ रहते हैं उसकी धूम नहीं रह गई थी राज दरबारों में। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। जैसे होता नहीं था कि कौन किससे ज़्यादा अधिक पांडित्य विद्वान है, तो जो उसमें अपनी पांडित्य का वो साबित कर लेते थे तो उसको राजा के द्वारा पुरस्कृत किया जाता था। तो इस तरह का विधान भी वहाँ पे ढीला पड़ गया था, कह रहे हैं। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंग भरा करता, वही सम्मान पाता था। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से रीतिकाल में नहीं होता है कि वहाँ पे नायिकाएं आ गई थी, दो नायिका को लेके श्रृंगारिक करके राजा का मनोरंजन होने लगा था, बस यहाँ पे जो वीरगाथा कालीन प्रवृत्ति थी यहाँ पर भी उसी तरह का था, बस मनोरंजन नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या था कि राजा की वीरता पराक्रम करना, उनके द्वारा किसी कन्या को अगर हरण किया गया है तो उसके बारे में चर्चा करना, जो सेना लड़ाई करने के लिए जा रही है तो उस सेना को युद्ध के लिए उनके अंदर जोश भरना, ऐसी वीरोल्लास भरी कविताएं पढ़ना कि उनके हृदय में उत्साह भर जाए और वो मतलब और उत्साहित होकर के लड़ाई करें। इस तरह की केवल इतना ही गुणगान करना था कवियों का और अपनी मतलब आजीविका को कमाना था कुल मिलाकर। लेकिन जो एक होता है कि शास्त्रार्थ वाले पंडित होते हैं, बहुत सारे कवि होते हैं जिनमें शास्त्रार्थ का अध्ययन होता है, जो उस पांडित्य में चतुर निकलता है, तो इस तरह का जो था वो धीरे धीरे वहाँ पे ख़त्म होने लगा था, कह रहे हैं। ये चीज़ें नहीं थी। इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जब शास्त्रार्थ नहीं है या अन्य चीज़ें नहीं है, केवल राजा की ही प्रशंसा की जा रही है, तो उस समय तब अगर ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई है तो उसके लिए क्या कह रहे हैं कि काव्य साहित्य के भिन्न अंगों की
पूर्ति होना या उसकी समृद्धि कर पाना या साहित्य को विकसित कर पाना ये कठिन था। कह रहे हैं क्या लिखा जाएगा साहित्य में कि राजा का इतना वीर है, ये है, ऐसा तो साहित्य होता नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि राजा की जो वीरता परख या उनकी शौर्य पराक्रम या किसी शत्रु कन्या का हरण, इस तरह का जो वर्णन हो रहा था वो साहित्य के चीज़ों को पूर्ति नहीं कर रहा था। तो काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न यहाँ पे क्या था, कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी और जो मूल रूप से हो रही थी वो यही थी कि वीर गाथा जो हो रही थी उसकी उन्नति ही वहाँ पे संभव देखी जा रही थी। इस वीर गाथा को हम दो रूपों में पाते हैं। तो जो वीर गाथा कालीन प्रवृत्ति वहाँ पे थी भी, तो शुक्ल जी उसको कितनी रूप में पा रहे हैं, दो रूपों में। तो ये ध्यान रखिएगा कि वीर गाथा को हम, शुक्ल जी ने वीर गाथा काल के कितने रूप वहाँ पे बताए हैं, तो दो रूप बताए हैं। एक मुक्तक रूप में है और दूसरा प्रबंध रूप में है। अगर रूप को भी पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, एक मुक्तक रूप से और एक प्रबंध रूप से। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीर गाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। तो अब यहाँ पे शुक्ल जी ने फुटकल रचनाओं को हटा दिया, क्योंकि इनके प्रकरण में आप देखेंगे एक सामान्य परिचय है जिसमें इन्होंने पूरा, जैसे अगर वीरगाथा काल को लिया है तो मोटा मोटा इन्होंने वीरगाथा काल की जितना भी चीज़ उसके अंदर है शुरू से लेकर आखिरी तक एक सामान्य परिचय में उसको छोटा छोटा दे दिया है। दूसरा, फिर इन्होंने जैसे अगर अपभ्रंश के कवि आए हैं तो उनके बारे में लिखा है। अब उसको वीरगाथा काल में नहीं डाला क्योंकि वहाँ इतना वीरगाथा वाला कुछ लिखा नहीं गया था। तो इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं, जैनों के द्वारा, उनके द्वारा चरित काव्य लिखे गए थे, उनको धार्मिक धर्म ग्रंथ वगैरह ये बोल देते हैं। तो अपभ्रंश साहित्य में लगभग जो रचनाएं हुई थी वो चरित वाले, आख्यान वाले इस तरह से हुए थे। तो ये क्या कहते हैं कि जब अब इनको जो लगा कि इनमें उतनी विशेषताएं नहीं हैं, तो इन्होंने सीधे सीधे उनके लिए एक मार्ग लास्ट वाला अपना लिया, फुटकल रचनाएं, और वहाँ पे उसको रख दिया। तो यही कहते हैं कि यहाँ पे दो तरह से वीरगाथा काल को लिखा गया, एक मुक्तक रूप से और एक प्रबंध रूप में। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीरगाथात्मक प्रबंधों का ही उल्लेख किया जाता है। अब यहाँ फुटकल रचनाओं को, विचार को छोड़ देते हैं, कह रहे हैं, और जो वर्णन होगा वो वीरगाथा प्रबंध काव्यों का होगा, कह रहे हैं। जैसे यूरोप में वीरगाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे ही यहाँ भी था। तो यूरोप जो है वहाँ पे वीर गाथाओं का प्रसंग क्या है, वीर गाथाओं से क्या तात्पर्य है, युद्ध और प्रेम। तो यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग क्या है, युद्ध और प्रेम है, और वैसे ही यहाँ पर भी रहा, कह रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा ना कि वीर गाथा अगर हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो किस लिए, या तो युद्ध होगा राजा से, या तो किसी के युद्ध हो रहा है, या तो किसी सुंदर कन्या से प्रेम का प्रकरण है तो युद्ध किया जा रहा है, या फिर कुल मिलाकर के वीरगाथा कालीन रचनाओं में जो युद्ध का कारण था वो सुंदर स्त्री ही रहा करती थी। वैसे ही यहाँ भी था, कह रहे हैं, किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दलबल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हर कर लाना वीरों के लिए गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। अब कितनी बड़ी बात कर दी, अगर किसी ने बोल दिया कि फलाने के वहाँ वो लड़की बहुत खूबसूरत है या उसकी रानी बहुत खूबसूरत है, तो ये तुरंत वहाँ दलबल लेकर के चढ़ाई कर देते थे और उनके साथ युद्ध करके जिस कन्या की बात हो रही थी उसको हराकर, उन लोगों को हराकर उनसे उनकी कन्या का हरण करके लाते थे, और जब ले आते थे उसको अभिमान का काम समझते थे, यानी कि यही वीरता थी उनकी कि वो उसको हरण करने में कामयाब हो गए, वही उनकी विजय पताका थी। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा बहुत मिश्रण रहता है। अगर प्रेम है, किसी की सुंदरता की वजह से उसको लूट करके ला रहे हैं, उसको जीत करके ला रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे श्रृंगारिक वर्णन है। तो कुल मिलाकर के गौड़ रूप में है, पर गौड़ रूप में है। अगर वीरगाथा कालीन साहित्य तो वीरता, लड़ाई वाला ज़्यादा फेमस रहेगा, और उसके साथ स्त्रियों के लिए भी युद्ध होता है तो वो श्रृंगारिक में आता है और वो गौड़ रूप में हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि वीरगाथा काल में कौन सा रस है, तो हम लोगों को सबसे पहले वीर रस का चयन करना पड़ेगा। अगर मुख्य रूप से पूछा जाएगा तो वीर रस, और अगर गौड़ रूप में इसमें कौन, अगर सीधे सीधे प्रश्न पूछे कि इनमें कौन कौन सा रस पाया जाता है, तो वीर और श्रृंगार दोनों रस आ जाएंगे। प्रधान रस वीर रस ही रहता है। अब प्रधान रस कौन रहा है, तो वीरता वाली बातें ज़्यादा हुई हैं तो वीर रस रहा है, श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था।
जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करने की रचना की जाती थी। तो कुल मिलाकर के जो भी कारण था वो रूपवती स्त्री कल्पना करके की जाती। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। अब पृथ्वीराज और जैसे शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज है ना, ये पृथ्वीराज हैं और ये शहाबुद्दीन है। शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई इन लोगों की मृत्यु का कारण क्या था? तो एक रूपवती स्त्री ही तो थी, वरना पृथ्वीराज का शहाबुद्दीन से कोई दुश्मनी थोड़े ना थी। तो शहाबुद्दीन एक रूपवती स्त्री से आसक्त थे, वो उन्हीं के वहाँ रहती थी रूपवती स्त्री। लेकिन जो ये रूपवती स्त्री शहाबुद्दीन के वहाँ रहती थी, वो किसी और को प्रेम करती थी। चलिए आगे पढ़ते हैं तो ये समझ में आ जाएगा। आगे दिया होगा इसमें, क्योंकि मैं पढ़ी हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसी में दिया है, लेकिन नहीं दिया है तो यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए, रिपीट हो जाएगा अगर दोबारा आएगा तो ठीक है ना। यहाँ जो हम पढ़ते हैं ना कि उन्होंने शब्दवेदी बाण को लेकर के शहाबुद्दीन को मार दिया था, जो भी रहा था। तो कुल मिला के शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज का लड़ाई कोई और कारण नहीं था, एक रूपवती स्त्री ही वहाँ पर भी कारण बनी थी। कारण ये था कि जो शहाबुद्दीन थे, ये एक रूपवती स्त्री, ये रूपवती स्त्री शहाबुद्दीन के वहाँ रहती थी और शहाबुद्दीन इनको पसंद करते थे। लेकिन जो ये रूपवती स्त्री थी, ये शहाबुद्दीन के वहाँ ही उनके कर्मचारी थे, तो उनको उन पर आसक्त थी। और जिसके कारण ये क्या किया था, इसने शहाबुद्दीन का एक क्षेत्र ही छोड़ दिया और ये कहाँ आ गई थी, पृथ्वीराज की शरण में आ गई थी। और पृथ्वीराज यही मानते थे कि अपने शरण में आए हुए की हिफाजत अपने प्राण दे करके भी करेंगे, यानी कि उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते थे। तो यही था और यही रूपवती स्त्री थी। जब ये पृथ्वीराज के वहाँ पे आई थी तो इन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि वो हर चीज़ से उनकी रक्षा करेंगे। तो शहाबुद्दीन ने उसी को मांगा था, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा था कि शरण में आए हुए वाले को मैं नहीं दूंगा, इसके लिए तुम्हें मुझे युद्ध करना होगा। तो यही इन दोनों की शत्रुता का कारण पड़ा, अंत में जो मृत्यु तक ले गया था इनको। तो हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। अब हमीर जो हमीर हैं, राजा हमीर थे, उन पर भी अलाउद्दीन की जो चढ़ाई हुई है वो भी इसी तरह कल्पित किया गया है, कह रहे हैं। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। तो कुल मिलाकर के जैसी प्रथा उस समय थी, उसके आधार पे कल्पित घटनाओं का बहुत योजना यहाँ पे रही है। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे कल्पना की भी प्रधानता है। ये वीरगाथाएं दो रूप में मिलती हैं, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों, जिसको वेलार्ड्स कहते हैं, उस रूप में भी मिलती है। तो यहाँ एक प्रश्न और क्रिएट हो रहा है कि वीरगाथाओं के दो रूप कैसे हैं, तो प्रबंध काव्य का साहित्यिक रूप और वीर गीतों का के रूप में। तो दोनों याद रखना। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं वह है पृथ्वीराज रासो। अब साहित्यिक प्रबंध की जहाँ बात करते हैं तो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है, कह रहे हैं, उसका नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो। वीरगीत के रूप में हम सबसे पुरानी पुस्तक किसको पाते हैं, विशलदेव रासो को। ये 2-3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर बात आएगी कि साहित्यिक प्रबंध, यहाँ ध्यान रखना, अगर साहित्यिक प्रबंध की बात आएगी तो हो जाएंगे पृथ्वीराज रासो। और अगर बात आई वीर गीत की तो वीर गीत में हो जाएंगे विशलदेव रासो। तो इतना यहाँ पे आप लोगों को समझना है। साहित्य को लेके पूछा जा रहा है तो साहित्यिक प्रबंध, इसको मैं हटा रही हूँ और यहाँ देखिएगा, साहित्यिक प्रबंध के लिए पूछा जाएगा तो पृथ्वीराज रासो होगा। और अगर पूछा जाएगा वीर गीत के रूप में तो ये विशलदेव रासो होगी। बस इतना ध्यान रखना है। मिलती है, यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। अब धीरे धीरे समय जैसे जैसे बदला तो थोड़ा बहुत भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है, कह रहे हैं। जो रचना कई 100 वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आला है, जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आल्हा, जो आल्हा है ये कहाँ प्राय गाया जाता है, तो उत्तरी भारत में। आगे कह रहे हैं, यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियाँ मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो ग्रंथ कहलाते हैं। अब यहाँ पे
बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रासो ग्रंथ किसको कहते हैं, है ना। ये प्रश्न है कि रासो ग्रंथ किसको कहते हैं। तो वीरगाथा काल के उन ग्रंथों का उल्लेख हुआ है जिनकी या तो प्रतियां मिलती हैं या कहीं उल्लेख पाया जाता है, ये रासो ग्रंथ कहलाते हैं। तो यानी कि प्रतियां और उल्लेख, ये ध्यान रखना, ये दो बातें, ये रासो ग्रंथ कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से भी बताते हैं। तो जो रासो शब्द है ना, रासो शब्द है, तो इनका कहना है कि रासो शब्द का उपयोग कुछ लोगों ने रहस्य भी माना है। पर विशल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बारंबार आया है। अब शुक्ल जी ने कहा ना रसायन शब्द, या हम पढ़ते हैं ना शुक्ल जी ने रासो को क्या नाम दिया है, तो झट से बोलते हैं कि रसायन दिया है। तो ये जो रसायन शब्द है ना, विशल देव में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, और यही रसायन शब्द वो है जिसको शुक्ल जी ने रासो के लिए चयन किया है। तो कहाँ से, अब यहाँ प्रश्न उठता है ना कि शुक्ल जी ने रसायन शब्द कहाँ से उठाया, तो देखिए यहाँ पे विशल देव रासो दिया गया है। तो विशल देव रासो में ही ये रसायन शब्द बार बार आया है। अतः हमारी समझ में ये देखिए, ये जो हम पढ़ते हैं कि मोस्ट कर लीजिएगा कि अगर हमारी समझ में रसायन शब्द होते होते रासो हो गया, है ना, तो इन्होंने रसायन को ही माना है। और ध्यान रखिएगा ये रसायन शब्द इन्होंने कहाँ से लिखा है, तो ऊपर वाली लाइन में देखिए विशल देव रासो से। अब पहली रचना के रूप में आज हम देखेंगे खुमान रासो, या हाँ चलिए देख लेते हैं खुमान रासो को। खुमान रासो संवत 810 और 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए थे। अब जो खुमान है ना, ये एक राजा नहीं है, तीन राजा हैं। संवत 810 और 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए थे। तो प्रश्न बन सकता है कि खुमान नाम से कितने राजा हुए थे और कहाँ हुए थे, तो चित्तौड़ में और 3 हुए थे, ऐसे हमको ध्यान रखना है। कर्णधार ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। तो कर्नल टॉड हैं, इन्होंने क्या माना है, इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उसके वर्णन का सारांश यह है कि कालभोज, यानी कि बप्पा कहते हैं कालभोज को, के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है। तो जो खुमान है, कालभोज बप्पा कालभोज बप्पा के पीछे खुमान गद्दी में बैठा कह रहे हैं, और इसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा ये पहले खुमान की बात हो रही है, जिसके समय बगदाद का खलीफा अलमामून ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी। अब ये पूछेंगे ना कि बगदाद के खलीफा अलमामून ने चित्तौड़ पर किसके समय चढ़ाई की थी, तो खुमान के समय में, ये हमको याद रखना है। तो पहला खुमान जो आया है, जो मेवाड़ के इतिहास में जिनका नाम प्रसिद्ध है, बगदाद के खलीफा अलमामू हैं, इन्होंने चित्तौड़ पर चढ़ाई की, जिसके समय में बगदाद के खलीफा अलमामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी। तो ध्यान रखिएगा खुमान के समय किसने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी, तो बगदाद के खलीफा अलमामू ने चढ़ाई थी। खुमान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए, पर चित्तौड़ की रक्षा हो गई। क्या कह रहे हैं कि जब खुमान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमान ने 24 युद्ध किए, ध्यान रखिएगा खुमान ने 24 युद्ध किए, और विक्रम संवत 869 से 893 तक राज्य किया। तो खुमान ने क्या किए थे, 24 युद्ध किए थे। ये प्रश्न बन सकता है कि खुमान ने कितने युद्ध किए हैं, तो 24 युद्ध किए हैं। और विक्रम संवत 859 से लेकर के 69 से लेकर के 893 तक राज्य किया था। 869 हो गए, ठीक है, 869 से लेकर के 893 तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपति विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है। अब हम लोग पढ़ते हैं ना कि खुमान रासो किसकी रचना है, तो दलपति विजय की रचना है। खुमान रासो दलपति विजय। तो शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि यह समस्त वर्णन दलपति विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है, पर इस समय खुमान रासो की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है। तो यहाँ पे शुक्ल जी कहते हैं कि जो खुमान
खुमान रासो की हमें प्रति मिलती है वो क्या है, अपूर्ण है। और उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है जो मिला है मगध वाला, उसमें किस तक का वर्णन है, महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। कालभोज से लेकर तीसरे खुमान तक, कालभोज बप्पा से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस तरह से है, ये क्रम से दिखा रखा है। देखिए सबसे पहले कालभोज बप्पा आए, फिर खुम्माण आए, अब 3 खुमाणों के नाम आएगा, एक खुम्माण का आ गया, ठीक है। फिर मत्तट भृतपट्ट सिंह, फिर खुम्माण दूसरा आ गया, फिर सहायक खुम्माण, सहायक है, फिर है महायक है, सहायक नहीं है, महायक, फिर खुम्माण तीसरा, और ये इस तरह से फिर तीसरा खुम्माण आ गया, ये 3 खुम्माण। तो एक खुम्माण यहाँ पे आया, एक खुम्माण ये, एक खुम्माण ये, तीसरा। कालभोज का समय विक्रम संवत 791 से 810 तक है, और तीसरे खुम्माण के उत्तराधिकारी भृत्यपट्ट दूसरे के समय के 2 शिलालेख विक्रम संवत 999 और 1000 के मिले हैं। अब ये क्या बता रहे हैं कि कालभोज का समय कितना माना गया है, तो विक्रम संवत 791, याद रखिएगा कालभोज का समय विक्रम संवत 791 से 810 तक है। अब जो तीसरे खुमान है इसके उत्तराधिकारी कौन हुए थे, तो इनके जो उत्तराधिकारी वाला नियम चल रहा है, तो उसमें तीसरे खुमान जो थे उसके उत्तराधिकारी भृतपट्ट थे दूसरे, जो भृतपट्ट दूसरे थे इनका नाम है। के समय के 2 शिलालेख विक्रम संवत 999 और 1000 के मिले हैं। तो खुम्माण के जो उत्तराधिकारी हुए थे भृतपट्ट दूसरे, इनके समय के 2 शिलालेख मिलते हैं, विक्रम संवत 999 के 1000 के। अतः इन 190 वर्षों का अवसर लगाने पर तीनों खुम्माणों का अनुमान इस प्रकार ठहराया जा सकता है। तो जो समय दिया गया है उसको अच्छे से देखिएगा, इस तरह से इनका समय ठहराया गया है। देखिए क्या ठहराया गया है, खुम्माण पहला विक्रम संवत 810 से 865, खुम्माण दूसरा विक्रम संवत 870 से 900, खुम्माण तीसरा विक्रम संवत 965 से 990। ये हो गए तीनों खुमानों के समय को। अब्बासिया वंश का अलमामू विक्रम संवत 700 अब्बासिया वंश का अलमामू विक्रम संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा। तो अब्बासिया वंश का जो अलमामू है वो 870 से लेकर के 890 तक खलीफा रहा। इस समय के पूर्व खलीफों के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी, और उधर से राजपुताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगी थी। अतएव यदि किसी खुमाण से अलमामू की सेना से लड़ाई हुई होगी तो उसी के नाम पर खुमान रासो की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। शिव सिंह सरोज के कथनानुसार एक अज्ञात नाभट ने खुमान रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा था, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय असली खुमान रासो का रचयिता था अथवा उसके पीछे परिशिष्ट का। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से जान लिया है कि जो खुमान रासो है इसमें किसका वर्णन है, तो महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से निश्चित रूप से कहा जा रहा है। तो ठीक ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप सिंह का किस में रचना में वर्णन आया है, तो इनके खुम्माण रासो में, ठीक है, खुम्माण रासो में महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन आया हुआ है। और एक बात और देखिएगा कि जो शिव सिंह सरोज है ना, शिव सिंह सरोज के कथनानुसार शिव सिंह सरोज ग्रंथ है, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज ग्रंथ है, उसके अनुसार एक अज्ञात नामभाट ने खुमान रासो नामक ग्रंथ लिखा था। तो ये ध्यान रखना, शिव सिंह क्या मानते हैं कि एक अज्ञात नामभाट का खुमान है, उनके द्वारा ये लिखा गया है, जिसमें श्री राम से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन है। यह नहीं कहा जा सकता
कि दलपति विजय असली खुमान रासों का रचयिता है। तो अब ये नहीं कहा जाता कि कह रहे हैं कि दलपति विजय इसका रचयिता था, अतः उसके पीछे परिशिष्ट का। अब विशलदेव रासो, कल हम विशलदेव रासो से आगे देखेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।